एक सवाल है, 70 साल हो गए आज़ादी को, पर क्या भारत वाकई में आज़ाद है? आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं साहसिक लेख पर नज़र डालने वाले हैं, जो न सिर्फ ये सवाल पूछता है, बल्कि पूर्ण आज़ादी के लिए एक बहुत ही अलग रास्ता भी बताता है। अब देखिए, लेखक अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही तीखे, एक कटाक्ष से करते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 70 सालों में देश का नेतृत्व कुछ ऐसा रहा है मानो किसी भूखे परिवार का मुखिया सूट बूट पहनकर दुनिया से चावल दाल उधार मांग रहा हो। तो ये पूरा विश्लेषण शुरू होता है एक बहुत ही चुभते हुए सवाल से। सवाल ये है कि भाई एक देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आज इतनी गरीबी और भुखमरी से क्यों जूझ रहा है? यही यही जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरे लेख के केंद्र में है। और बात ये नहीं है कि हमारे पास संसाधनों की कोई कमी है, बिल्कुल नहीं। भारत के पास देखिए विशाल खनिज संपदा है, उपजाऊ जमीन है और लोगों की तो कोई कमी ही नहीं है, मतलब अपार मानव शक्ति है। तो फिर सवाल उठता है कि समस्या आखिर है कहाँ? लेखक का मानना है कि ये समस्या बहुत बहुत गहरी है। और यहीं पर लेखक एक चौंकाने वाला तर्क सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि 70 साल बाद भी भारत की आज़ादी वो अधूरी है। उनके हिसाब से एक लूट वायरस है जो आज भी देश को अपनी जंजीरों में जकड़े हुए है। तो सवाल ये है कि ये जो अधूरी आज़ादी है, इसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? इसके लिए लेखक हमें इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाते हैं और वहाँ वो दो अलग अलग समूहों की कहानी बताते हैं जिन्हें वो इस सारी समस्या का मूल कारण मानते हैं। देखिए, लेखक ने इतिहास को कैसे बांटा है। एक तरफ वो रखते हैं मूलवासियों को। ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके मुताबिक यहाँ सभ्यता बसाई, कृषि और संस्कृति को जन्म दिया। और फिर दूसरी तरफ हैं विदेशी लुटेरे, जिन्हें लेखक ने परजीवी मतलब पैरासाइटिक कहा है। और ये शोषण किस तरह का था, इसको समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही तीखा रूपक इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो बाहरी लोग थे, वो देश की समृद्धि को बिल्कुल एक खटमल, मच्छर और जूं की तरह चूस रहे थे। अब ये जो ऐतिहासिक शोषण था, ये सिर्फ कोई पुरानी बात होकर नहीं रह गया। लेखक का मानना है कि इसी ने एक ऐसे सामाजिक अन्याय को जन्म दिया जिसकी विरासत, जिसकी पकड़ आज भी हमारे समाज पर बनी हुई है। और इस अन्याय की विरासत की बात करें तो लेखक की आलोचना का एक बड़ा निशाना बनता है प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति। उनका मानना है कि यही वो ग्रंथ है जो छुआछूत और जाति पर आधारित भेदभाव की असली जड़ है। इस दमनकारी मानसिकता का उदाहरण देने के लिए लेख में मनुस्मृति में बताई गई कुछ बहुत ही क्रूर सजाओं का जिक्र किया गया है। सोचिए, वेद सुनने पर कानों में गर्म सीसा डालने जैसी सजाएं। और लेखक का तर्क यही नहीं रुकता। वो कहते हैं कि यही जो दमनकारी मानसिकता है ना, ये आज भी हमारे लोकतंत्र के चारों स्तंभों में, हाँ, न्यायपालिका में भी घुसपैठ कर चुकी है। और इसी वजह से सच्चा न्याय मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो ठीक है, समस्या इतनी गहरी है, तो फिर इसका समाधान क्या है? अब देखिए, लेखक यहाँ कोई छोटे मोटे सुधार की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक बहुत ही क्रांतिकारी, कह सकते हैं, एक डीएनए पर आधारित समाधान सामने रखते हैं। और ये समाधान 3 स्टेप्स का है। पहला स्टेप, देश की पूरी आबादी की डीएनए मैपिंग की जाए। दूसरा, इस मैपिंग से मूलवासी और विदेशी डीएनए की पहचान हो। और सबसे आखिर में तीसरा स्टेप, सत्ता के जो बड़े पद हैं उन्हें डीएनए के आधार पर आरक्षित कर दिया जाए। और ये कोई छोटा मोटा आरक्षण नहीं है। प्रस्ताव ये है कि सरकार और लोकतंत्र के जितने भी ऊंचे पद हैं, उनमें से 90%, जी हाँ, 90% पद सिर्फ मूलवासियों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। तो ये सिर्फ कोई पॉलिसी में बदलाव की बात नहीं है। लेखक तो ये चाहते हैं कि इसे हमारे संविधान का सबसे पहला संशोधन बनाया जाए। उनके लिए यही पूर्ण आज़ादी की असली चाबी है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े, इतने क्रांतिकारी बदलाव का आखिर मकसद क्या है? इससे होगा क्या? लेखक एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करते हैं जिसका मानो पुनर्जन्म हुआ हो। मकसद है भारत के उस गौरवशाली अतीत को वापस लाना, एक ऐसे देश की स्थापना करना जहां गरीबी न हो, भूखमरी न हो, कोई शोषण या सामाजिक झगड़ा न हो, और भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन सके। तो ये था एक लेखक का बहुत ही साहसिक और जाहिर है विवादास्पद तर्क। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है
क्या सच में यही है पूर्ण आज़ादी का रास्ता? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।